प्रमुख अंतर क्या है इसके संबंध में। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, राज्य की विविध इकाइयों एवं केंद्र के बीच शासन सत्ता के विभाजन एवं उस पर आधारित उनके पारस्परिक संबंधों के आधार पर सरकारों का वर्गीकरण किया जा सकता है। इसके आधार पे शासन के जो प्रकार होते हैं उन्हें एकात्मक और संघात्मक शासन कहा जाता है। तो एकात्मक शासन और संघात्मक शासन का जो विभाजन है, राज्य की विविध इकाइयों एवं केंद्र के बीच शासन सत्ता के विभाजन और उस पर उनके संबंधों के आधार पर जो वर्गीकरण शासन का या सरकारों का किया जाता है, उसके आधार पे हम एकात्मक तथा संघात्मक शासन को समझ सकते हैं। तो आइए पहले देखते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था क्या है। एकात्मक शासन ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन की संपूर्ण सत्ता एक केंद्रीय सरकार में निहित होती है। शासन की संपूर्ण सत्ता एक केंद्रीय सरकार में निहित होती है और यदि स्थानीय सरकारों को कोई शक्ति दी गई होती है तो वह केंद्रीय सरकार द्वारा दी गई होती है। एकात्मक शासन व्यवस्था वो शासन व्यवस्था है जिसमें शासन की संपूर्ण सत्ता एक केंद्रीय सरकार में निहित होती है और यदि स्थानीय सरकारों को कोई शक्ति दी गई होती है तो वो केंद्रीय सरकार द्वारा दी गई होती है। एकात्मक शासन व्यवस्था की कुछ विद्वानों ने परिभाषाएं भी दी हैं, जिनमें प्रमुख रूप से हैं, जिनको देखते हैं, डायसी हैं। डायसी कहते हैं कि एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा सर्वोच्च कानूनी अधिकार का प्रयोग एकात्मक शासन है। डायसी का कथन है कि एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा सर्वोच्च कानूनी अधिकार का प्रयोग ही एकात्मक शासन है। दूसरी परिभाषा देखते हैं गार्नर की। गार्नर कहते हैं कि जब सरकार की संपूर्ण शक्तियां संविधान द्वारा एक ही केंद्रीय अंग को दे दी जाएं और उसी से स्थानीय सरकारें अपनी शक्ति प्राप्त करें तो वह व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था होती है। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, बेल्जियम और जापान आदि में एकात्मक शासन व्यवस्था है। अब आइए देखते हैं, एकात्मक सरकार की हमने परिभाषा देख ली और कुछ विचारकों के विचार भी देख लिए। अब हम देख लेते हैं एकात्मक सरकार की विशेषताएं क्या होती हैं। तो विशेषताओं में ये है, पहली विशेषता ये है कि संपूर्ण शक्ति केंद्रीय सरकार में निहित होती है। परिभाषा में भी हमने देखा, तो आइए इसको समझते हैं। जो शासन का संपूर्ण अधिकार होता है एकात्मक शासन व्यवस्था में, वो केंद्रीय सरकार में होता है और स्थानीय या क्षेत्रीय सरकारों को जो अधिकार मिलते हैं वे केंद्रीय सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। शासन की सुविधा की दृष्टि से राज्य प्रदेशों अथवा प्रांतों में विभाजित किया जा सकता है, लेकिन इन जो प्रादेशिक और प्रांतीय सरकारें होती हैं इनकी कोई पृथक एवं स्वतंत्र शक्ति नहीं होती है। दूसरा देखते हैं, संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन नहीं किया जाता है। एकात्मक शासन में संविधान शक्ति का बंटवारा नहीं करता है। यदि कुछ शक्ति वितरित भी होती है तो वो केंद्र के द्वारा केंद्र सरकार की मर्जी से वितरित होता है। तीसरा है इकहरी नागरिकता का प्रावधान। एकात्मक सरकार में नागरिकता इकहरी होती है, एकल नागरिकता। इसका तात्पर्य ये होता है कि व्यक्ति संपूर्ण राज्य का नागरिक होता है, अलग अलग क्षेत्रीय सरकारों का नागरिक वह नहीं होता है। इसके अलावा इकहरा संविधान भी होता है। एकात्मक राज्यों में संविधान संपूर्ण देश के लिए एक ही होता है। इसमें किस राज्यों के और जो स्थानीय शासन होता है उनका कोई अलग से संविधान नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि एकात्मक सरकार की विशेषताएं क्या क्या हैं। अब आइए देखते हैं एकात्मक सरकार के प्रमुख गुण कौन से हैं। तो पहला इसमें है सत्ता की सार्वभौमिकता। जो एकात्मक सरकार में राज्य सत्ता होती है वो संपूर्ण राज्य में एक समान रूप से लागू होती है और केंद्रीय सत्ता से अलग कोई क्षेत्र नहीं होता है। दूसरा है एकात्मक सरकार के गुण में शासन की कुशलता। तो एकात्मक शासन में केंद्रीय सरकार के पूर्ण शक्ति संपन्न होने के कारण शासन अधिक कुशलतापूर्वक चलता है। जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, एकात्मक शासन में केंद्रीय सत्ता के पास संपूर्ण शक्तियां होती हैं और इस कारण शासन अधिक कुशलतापूर्वक चलता है और इस शासन में प्रदेशों में मतभेद या विरोध उत्पन्न होने का प्रश्न नहीं उठता है। इसके अलावा जो तीसरा गुण है एकात्मक शासन का वो ये है कि कम खर्चीली सरकार होती है। एकात्मक शासन में खर्च कम होता है क्योंकि संघात्मक शासन में प्रत्येक प्रदेश की अपनी अलग सरकार होने के कारण भी उसका खर्च बहुत बढ़ जाता है। चौथा गुण देखते हैं, एकीकरण की भावना होती है एकात्मक सरकार में। तो एकात्मक शासन में संपूर्ण राज्य में नागरिकों में एकता की भावना होती है, जबकि संघात्मक शासन में प्रत्येक प्रदेश अपने को केंद्र से अलग अस्तित्व मानता है, इसलिए विघटन की संभावना अधिक होती है। एकात्मक शासन में एकीकरण की भावना अधिक होती है। संकट काल के अधिक अनुकूल। एकात्मक शासन जो होता है वो संकट काल के लिए अधिक अनुकूल होता है क्योंकि संकटकालीन परिस्थितियों में संपूर्ण निर्णय एक स्थान से अर्थात एक केंद्रीय सरकार द्वारा लिया जाता है और संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने का प्रयास किया जाता है। इसके अलावा जो छठी विशेषता है एकात्मक शासन का वो ये है कि छोटे राज्यों के लिए एकात्मक शासन बहुत ही उपयुक्त और महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें केंद्रीय सरकार के हाथ में संपूर्ण सत्ता होती है और इसके होने से शासन सरलता से चलता है। अतः एकात्मक शासन छोटे राज्यों के लिए अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, ये था एकात्मक शासन के गुण। हमने देखा कि एकात्मक शासन के कौन कौन से गुण हो सकते हैं। इसके अलावा
ऐसा नहीं है कि एकात्मक शासन में केवल गुण ही हैं, तो एकात्मक शासन की कुछ कमियां भी हैं या दोष हैं, तो उसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि एकात्मक शासन की कौन कौन सी कमियां हैं। उसमें पहला है केंद्रीय सरकार के निरंकुशता की संभावना। केंद्रीय सरकार के निरंकुशता की संभावना एकात्मक शासन का सबसे बड़ा दोष है, क्योंकि एकात्मक शासन में केंद्रीय सरकार के निरंकुशता और स्वेच्छाचारिता की संभावना होती है। केंद्रीय सरकार पर विभिन्न प्रदेशों का कोई अंकुश नहीं रहता है, इसलिए शक्ति के अधिक केंद्रीकरण के कारण निरंकुशता बढ़ सकती है। दूसरा है अकुशल शासन। अकुशल शासन को इस रूप में हम देख सकते हैं कि एकात्मक शासन में संपूर्ण देश का शासन जो होता है एक केंद्रीय सरकार के द्वारा संचालित होता है। केंद्रीय सरकार के लिए ये संभव नहीं हो पाता है कि वो संपूर्ण देश के लिए और प्रत्येक भाग की पूर्ण जानकारी रखे और उस भाग की आवश्यकता के अनुसार शासन करे। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि एकात्मक शासन संपूर्ण देश के लिए ना जानकार तथा अकुशल व्यक्तियों की सरकार बन जाती है। आइए देखते हैं एकात्मक शासन के गुण में तीसरा प्रमुख दोष क्या है। यह है स्थानीय चेतना का अभाव। एकात्मक शासन में संपूर्ण देश का शासन एक केंद्रीय सरकार के द्वारा संचालित होता है। इस कारण से स्थानीय, प्रदेशी या क्षेत्रीय जनता में राजनीतिक चेतना और जागरूकता का अभाव हो जाता है। यदि स्थान विशेष की अपनी सरकार हो तो वहाँ के लोगों में राजनीतिक जागरूकता अधिक होती है, लेकिन एकात्मक शासन में ऐसा नहीं होता है, केवल केंद्रीय सत्ता होती है, जिस कारण वहाँ स्थानीय लोगों में राजनीतिक चेतना का अभाव पाया जाता है। एकात्मक शासन का जो चौथा प्रमुख दोष है वो ये है कि बड़े राज्यों के लिए अनुपयुक्त। स्थानीय शासन जो होता है ये बड़े राज्यों के लिए अनुपयुक्त होता है, क्योंकि किसी बड़े राज्य को एक केंद्रीय सरकार के द्वारा शासन चलाना कठिन कार्य होता है। अलग अलग प्रदेशों या क्षेत्रों की अपनी अलग अलग समस्याएं होती हैं, वहाँ के रीति रिवाज, परंपराएं और वहाँ की जो स्थितियाँ होती हैं वो प्रायः अलग होते हैं, जिससे वहाँ की प्रादेशिक सरकार या क्षेत्रीय सरकार अधिक समझ सकती है और अधिक कुशलता के साथ उनका समाधान कर सकती है। इसलिए जो एकात्मक शासन है वो बड़े राज्यों के लिए बहुत उपयुक्त नहीं है। गार्नर ने एकात्मक शासन के दोष को एक सेंटेंस में ऐसे व्यक्त किया है कि एकात्मक शासन में जनता में अपनी ओर से कार्य करने की क्षमता धूमिल पड़ जाती है तथा सार्वजनिक कार्यों की प्रेरणा और उत्साह के स्थान पे उदासीनता दिखाई देती है, और स्थानीय शासन की शक्ति कमजोर पड़ जाती है तथा केंद्रीय नौकरशाही में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, अभी तक हमने पढ़ा एकात्मक शासन क्या है, इसकी कुछ विचारकों द्वारा क्या परिभाषाएं दी गई हैं, एकात्मक शासन की विशेषताएं क्या हैं, इसके गुण क्या हैं और एकात्मक शासन की प्रमुख कमियां या दोष क्या हैं। अब आइए देखते हैं संघात्मक शासन कि संघात्मक शासन क्या है, हम इसके बारे में जान लेते हैं। एकात्मक शासन के बारे में हमने पूरा अध्ययन कर लिया है। संघात्मक शासन, अब देखते हैं संघ का अर्थ क्या है। अंग्रेजी भाषा के फेडरेशन शब्द से जो फेडरेशन है ये संघ का अभिप्राय देता है। अंग्रेजी भाषा का फेडरेशन शब्द है ये लैटिन भाषा के फियोडस शब्द से बना है। अंग्रेजी भाषा का जो फेडरेशन शब्द जिसका हिंदी अर्थ संघात्मक होता है वो लैटिन भाषा के फियोडस से बना है, जिसका अर्थ होता है संधि। फियोडस का अर्थ संधि होता है। इसका अर्थ होता है संधि। संघ शासन व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें कई छोटे छोटे राज्य एक संधि या समझौते के आधार पर एक संघ में सम्मिलित होते हैं और अपने लिए एक सम्मिलित संघ सरकार के आधिपत्य को स्वीकार करते हैं। इस शासन व्यवस्था में संविधान के द्वारा शक्तियों का, कार्य क्षेत्र का केंद्रीय तथा राज्य सरकारों में विभाजन भी किया जाता है। प्रत्येक राज्य की अपनी अलग अलग सरकार भी होती है और सब राज्यों के लिए एक सम्मिलित केंद्रीय सरकार भी होती है। तो संघात्मक शासन को हम लोग समझें कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें कई छोटे छोटे राज्य एक समझौते के आधार पर एक संघ में सम्मिलित होते हैं और अपने लिए एक सम्मिलित संघ सरकार के आधिपत्य को स्वीकार करते हैं। इसमें राज्यों की अपनी सरकार होती है और सभी राज्यों की एक सम्मिलित केंद्रीय सरकार भी होती है। इसमें जो संघीय शासन है, संघात्मक शासन, इसमें संविधान के द्वारा शक्तियों का और उनके कार्यक्षेत्र का विभाजन किया जाता है। राज्य की इसमें अपनी अलग सरकार होती है और संघ की एक सम्मिलित सरकार होती है। संघात्मक शासन की कुछ विचारकों द्वारा परिभाषाएं हैं, उनको आइए समझ लेते हैं। गार्नर कहते हैं कि संघ शासन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें शासन की संपूर्ण सत्ता राष्ट्रीय सरकार तथा उन राज्य सरकारों में विभाजित और वितरित होती है जिनसे वह संघ निर्मित होता है। स्पष्ट है, संघ शासन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें शासन की संपूर्ण सत्ता दो सरकारों में, एक राष्ट्रीय सरकार है और राज्य की सरकारों में विभाजित होती है, जिससे वह संघ निर्मित होता है। डायसी का जो परिभाषा है संघात्मक शासन के बारे में वो ये है कि संघात्मक राज्य एक राजनीतिक समझौता होता है जिसका उद्देश्य राज्यों के अधिकारों की सुरक्षा के साथ साथ राष्ट्रीय एकता को भी सुनिश्चित करना होता है। अब आइए देखते हैं इस परिभाषा के आधार पर संघात्मक शासन की कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। तो संघात्मक शासन की विशेषताओं को हम इसके परिभाषा के आधार पर देख सकते हैं। पहला है
इसमें संघात्मक शासन की विशेषताओं में पहला है कई राज्यों का एक संघ में शामिल होना। संघ शासन व्यवस्था में कई छोटे छोटे राज्य या स्थानीय सरकारें एक संघ में सम्मिलित होती हैं और इस प्रकार एक नए शासन का निर्माण करती हैं। दूसरी विशेषता है शक्तियों का विभाजन। संघ शासन व्यवस्था में शक्ति का केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के मध्य विभाजन भी होता है। शासन की कुछ शक्तियां तथा कार्य क्षेत्र केंद्रीय सरकार को प्रदान किए जाते हैं और कुछ शक्तियां और कार्य राज्यों को दिए जाते हैं। और ये जो शक्तियों का विभाजन होता है, शक्तियों का विभाजन ये संविधान के द्वारा किया जाता है। संघ शासन की तीसरी विशेषता है दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता इसलिए क्योंकि नागरिक अपने इकाई राज्य का भी नागरिक होता है और वह संघ राज्य का भी नागरिक होता है। इस प्रकार से संघीय शासन में एक ही समय में व्यक्ति दो प्रकार की नागरिकताओं का हकदार होता है। चौथी विशेषता ये देखते हैं संविधान की सर्वोच्चता। संघ शासन में संविधान की स्थिति सर्वोच्च होती है और संविधान की सर्वोच्चता स्वीकार करने पे ही संविधान के द्वारा राज्यों तथा संघ के बीच संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन होता है जो संघ तथा राज्यों को मान्य होता है। और संविधान की सर्वोच्चता जो होती है यही संघ शासन का आधार होता है। पांचवी विशेषता है लिखित तथा कठोर संविधान। संघात्मक शासन व्यवस्था में प्रायः संविधान लिखित होता है और कठोर होता है। यदि संविधान लिखित तथा कठोर नहीं हो तो संघ राज्य के संचालन में कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। कोई राज्य संविधान को अपने हिसाब से व्याख्या करेगा तो केंद्र राज्यों के ऊपर अपनी मनमानी करेगा। इसलिए जो संघ शासन का संविधान होता है वो लिखित और कठोर होता है। संघीय शासन की छठी विशेषता है न्यायालय की सर्वोच्चता। तो संघ शासन व्यवस्था में न्यायालय की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है। राज्य और संघ शासन के बीच यदि कोई संवैधानिक मतभेद उठता है तो न्यायालय ही वह सक्षम तथा उच्चतम संस्था है जो उनके समाधान के लिए निर्णय देता है। इसलिए संघ शासन में न्यायालय सर्वोच्च तथा कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होती है। तो दोस्तों हमने देखा संघात्मक शासन की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। अब आइए देखते हैं संघात्मक शासन के प्रमुख लाभ कौन कौन से हैं। संघात्मक शासन के प्रमुख लाभ या गुण ऐसे हम देख सकते हैं। पहला ये है कि स्वतंत्र अस्तित्व तथा राष्ट्रीय एकता में तालमेल। संघ राज्य एक विचित्र प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था है। इसमें सम्मिलित राज्यों का स्वतंत्र अस्तित्व भी बना रहता है और उनकी सम्मिलित राष्ट्रीय एकता भी स्थापित होती है। इस शासन में एकता की शक्ति भी रहती है और अपनी स्थानीय स्वतंत्रता भी रहती है। डायसी इसीलिए कहते हैं कि संघ शासन एक अद्भुत राजनीतिक समझौता है जिसमें राष्ट्रीय एकता तथा राज्यों के अधिकारों में एक तालमेल होता है। दूसरा लाभ ये है केंद्र के निरंकुशता का भय नहीं होता है। तो एकात्मक शासन में जहां संपूर्ण शक्तियां केंद्रीय सत्ता में होती हैं उसके निरंकुश होने का भय होता है, वहीं संघ शासन में केंद्रीय सरकार की निरंकुशता तथा स्वेच्छाचारी होने का भय नहीं रहता है। राज्यों के स्थानीय अधिकार और शासन उनके हाथ में सुरक्षित रहते हैं, इसलिए केंद्रीय सरकार की शक्ति पर अंकुश बना रहता है। तीसरा है संविधान की सर्वोच्चता, जिसे हमने संघ शासन की विशेषताओं में भी पढ़ा है कि संविधान इसमें संघात्मक शासन में संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है। केंद्र तथा राज्यों के बीच कोई विवाद होने पर उसके निपटारे के लिए जो सक्षम संस्था है वो संविधान के द्वारा जो केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन और उनके कार्यों का भी बंटवारा किया जाता है। चौथा है न्यायपालिका की सर्वोच्चता। संघ शासन प्रणाली में न्यायपालिका व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है और इसका यहाँ पे सर्वोच्च स्थान भी बना है। ऐसी स्थिति में होता यह है कि न्यायपालिका केंद्र और राज्यों में उठने वाले किसी मतभेद या विवाद का निर्णय करने में सक्षम होती है और इससे संविधान के मर्यादा की भी रक्षा होती है। पांचवा है मौलिक अधिकारों की रक्षा। संघ शासन व्यवस्था में संविधान की सर्वोच्चता तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता के कारण नागरिकों के मौलिक अधिकारों की भी रक्षा होती है, क्योंकि इनका संविधान में स्पष्ट उल्लेख होता है। छठा लाभ है राजनीतिक चेतना। संघ राज्य में प्रत्येक राज्य की अपनी सरकार होती है तथा स्थानीय शासन की स्वतंत्रता भी होती है, इसलिए नागरिकों में राजनीतिक चेतना अधिक होती है बजाय उस शासन व्यवस्था के जिसमें क्षेत्रीय सरकारें नहीं होती हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था में जैसे वहाँ पे क्षेत्रीय सरकारें नहीं होती हैं और स्थानीय नागरिकों में राजनीतिक चेतना का अभाव पाया जाता है। सातवां देखते हैं, सातवां कुशल शासन। कुशल शासन को इस प्रकार से व्याख्यायित कर सकते हैं कि संघ शासन में केंद्र तथा राज्य के सरकारों में शक्ति का विभाजन हो जाने के कारण केंद्र पे कार्य का भार कम हो जाता है, इसलिए वह शासन पर अधिक कुशलतापूर्वक शासन करते हैं। इस प्रकार राज्यों की स्थानीय सरकार स्थानीय समस्याओं को अधिक समझती है, इसलिए शासन अधिक कुशलतापूर्वक होता है।
आठवां विशेषता है, आठवां प्रमुख गुण है संघ शासन का, बड़े राज्यों के लिए अनुकूल होती है। संघ राज्य बहुत बड़े तथा विशाल राज्यों के लिए अधिक उपयुक्त होता है और अनुकूल भी। बड़े राज्यों का एक केंद्रीय शासन द्वारा कुशलतापूर्वक शासन संभव नहीं हो पाता है। हमने पहले भी देखा है कि जो एकात्मक शासन व्यवस्था है वो छोटे राज्यों के लिए अनुकूल होता है और जो संघात्मक शासन व्यवस्था है बड़े राज्यों के लिए ये उपयुक्त है। इसमें अनेक स्थानीय समस्याएं केंद्र के पहुंच तथा समझ के बाहर होने के कारण सही समाधान से वंचित रह जाते हैं। इस कारण संघ शासन व्यवस्था में केंद्रीय सत्ता के साथ साथ जो स्थानीय सरकारें या स्थानीय क्षेत्र होता है उनकी भी सत्ता होती है। इस कारण ये बड़े राज्यों के लिए अधिक फायदेमंद हैं। संघ शासन में स्थानीय समस्याएं राज्य की सरकारें पूरी करती हैं और बहुत बड़ी समस्याएं केंद्र सरकार, इसलिए बड़े राज्यों के लिए संघ राज्य अधिक हितकर तथा अनुकूल होता है। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों, संघ शासन के प्रमुख दोष कौन कौन से हैं। संघ शासन के प्रमुख दोष, पहला है दुर्बल केंद्रीय सरकार। संघात्मक शासन व्यवस्था की सबसे प्रमुख कमी ये मानी जाती है कि इसमें केंद्रीय सरकार एकात्मक सरकार की तुलना में दुर्बल होती है। केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन हो जाता है। इसके कारण केंद्र की शक्तियां सीमित हो जाती हैं, जिस कारण संघ शासन में केंद्रीय सरकार दुर्बल हो जाती है या कमजोर हो जाती है। दूसरा है केंद्र तथा इकाइयों में मतभेद होने की संभावना। संघ शासन ऐसे तो हम लोग समझते हैं एक विचित्र तरह का राजनीतिक समझौता है जिसमें राज्य तथा केंद्र के बीच एक समझौता होता है। इसमें लगभग प्रायः केंद्र और राज्य के सरकारों में मतभेद उत्पन्न हो जाता है और केंद्र तथा राज्य में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है जो हानिकारक होती है। तीसरा है राष्ट्रीयता की भावना में कमी। संघ राज्य में नागरिक अपने को राज्य का नागरिक पहले मानता है और संघ सरकार का नागरिक कम, इसलिए उसकी संघ राज्य में राष्ट्रभक्ति की भावना का अभाव होता है क्योंकि उसकी भावना दोहरी भक्ति में बटी हुई होती है। चौथा देखते हैं दोहरी नागरिकता। संघ शासन में नागरिकता का विभाजन होता है। एक नागरिक अपने राज्य का भी नागरिक होता है और संघ राज्य का भी नागरिक होता है। नागरिकता का विभाजन देशभक्ति का विभाजन भी है। अगर जो किसी व्यक्ति की दोहरी नागरिकता है तो वो पहले अपने स्थानीय नागरिकता को ज़्यादा महत्व देता है और उसकी भक्ति केंद्र और राज्य में बट जाती है और विभाजित राज्य भक्ति जो होती है वो दुर्बल राज्य भक्ति होती है। पांचवा दोष है संघात्मक शासन का धन तथा समय का व्यय। संघात्मक शासन अधिक खर्चीला होता है। इसमें राज्यों की अपनी सरकार होती है और केंद्रों की अपनी सरकार होती है, इसलिए खर्च अधिक बढ़ जाता है और समय भी अधिक नष्ट होता है। कभी कभी अनावश्यक रूप से अधिक समय नष्ट करना पड़ता है। छठा प्रमुख दोष है विघटन का भय। संघात्मक शासन एक जटिल व्यवस्था है क्योंकि इसकी तुलना में जो एकात्मक शासन है वो बहुत सरल होता है। संघ शासन में बहुत बड़ा डर यह बना रहता है कि जो सम्मिलित राज्य है वो संघ से अलग न हो जाएं। इसमें जो सम्मिलित राज्य हैं संघ से अलग होने की चेष्टा कर सकते हैं। अगर जो उनकी कुछ मांगे हैं वो पूरी न की जाए, उनकी समस्याएं हैं उनका समाधान न किया जाए, तो वो राज्य जो हैं अलग होने के लिए प्रयास कर सकते हैं। तो ये संघात्मक शासन का एक प्रमुख दोष विघटन का। सरकार में अंतर, पहला संघात्मक में, संघात्मक सरकार के लिए लिखित संविधान होना आवश्यक है। जिसे संघात्मक सरकार के लिए लिखित संविधान आवश्यक है कि इसमें हर कोई अपना सरकार होते हैं, जैसे कि चुने जाते हैं और वे संविधान के अनुसार कार्य करते हैं। लेकिन एकात्मक सरकार के लिए लिखित संविधान कोई जरूरी नहीं है। जिसे हम लोग इंग्लैंड की बात करते हैं, जैसे वहाँ कोई लिखित संविधान जरूरी नहीं है। जिसे कोई भी घटना हुआ तो उसके लिए फिर से सरकार अपनी तरफ से संविधान लागू करके नया संविधान बना देते हैं। यानी दोनों में ये अंतर है, पहला। दूसरा, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति पास का विभाजन होता है। जैसे केंद्र और राज्य के में शक्ति का विभाजन होता है, जैसे भारत। जैसे संघात्मक सरकार, जैसे केंद्र में कुछ शक्ति रहते हैं और राज्य में कुछ शक्ति। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं केंद्रीय पैसा छाप सकता है और केंद्रीय सरकार आर्मी रख सकती है पैसा, मतलब NH का मामला हुआ, राष्ट्रीय मार्ग का, तो वो केंद्रीय सरकार देखती है। और राज्य के सरकार का भी अपना पावर रहता है। जैसे कि राज्य में कोई भी नियुक्ति करना हो, राज्य में कर्मचारी की, या राज्य में कोई भी नया योजना लाना हो, तो वो राज्य सरकार केंद्र सरकार को बिना पूछे अपने आप ला सकती है। यानी कि दोनों का शक्तियों का विभाजन होती है, अपनी अपनी जगह अपनी अपनी शक्तियां होती है। और दूसरा एकात्मक में है संपूर्ण सत्ता केंद्र सरकार में होती है। वह संपूर्ण देश का शासन चलाती है। जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, श्रीलंका है। जैसे केंद्रीय सरकार में जो भी आ गया सत्ता में, वह अपने अनुसार राज्य चलाएगा। वह जो चाहे वह कर सकता है, मतलब अपना सारा शक्ति केंद्रीय के पास रहेगा। वह जिस राज्य में जो चाहे वो कर सकता है। मतलब राज्य सरकार, इसमें कोई भी राज्य सरकार है इसमें नहीं होती है। केंद्रीय का ही एक ही सरकार होती है। राज्य में सिर्फ अधिकारी होते हैं
जो केंद्रीय सरकार के आदेश अनुसार कार्य करते हैं। तीसरा में है केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को आदेश जारी नहीं कर सकती। जैसे केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को अपने मंजूर कोई भी अपना मन से आदेश जारी नहीं कर सकती, क्योंकि केंद्रीय सरकार की अलग शक्तियां हैं और राज्य सरकार की अलग शक्तियां, जैसे कि हम लोग दूसरा में पढ़े हैं। और एकात्मक शासन में केंद्रीय सरकार राज्य अथवा स्थानीय प्रशासन को आदेश जारी कर सकती है। जैसे एकात्मक में वो जैसा चाहे वैसा कर सकता है, मतलब कि सर्व सर्वा वही सबका प्रधान है एकात्मक में। चौथा अंतर है संविधान प्राय कठोर होते हैं, मतलब संघीय में संविधान प्राय कठोर होते हैं, केंद्रीय सरकार अपनी मर्जी से परिवर्तन नहीं कर सकता। जैसे कि संघीय या एकात्मक सरकार में संविधान कठोर होते हैं, उसे अपनी मर्जी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उसे परिवर्तन के लिए लोकसभा में सबका राय होना चाहिए, उसके बाद उसे राज्यसभा फिर पास करेगा, तब वह राष्ट्रपति से पारित होकर एक संविधान में संशोधन हो सकता है। लेकिन ये एकात्मक शासन व्यवस्था में नहीं, संविधान प्राय लचीले होता है, केंद्रीय सरकार अपनी मर्जी से परिवर्तन कर सकता है, मतलब जब चाहे तब केंद्रीय सरकार इसमें परिवर्तन कर सकता है। इनमें है संघात्मक सरकार में प्राय दोहरी नागरिकता होती है, एक राज्य में जिसमें व्यक्ति रहता है तथा दूसरा संघ की। जैसे संघात्मक में दोहरी, जैसा कि झारखंड में है तो झारखंड की एक अलग नागरिकता और एक भारत सरकार एक अलग नागरिकता, लेकिन एकात्मक में नहीं है। जैसे एकात्मक में एक हरी नागरिकता होती है, कोई भी व्यक्ति कहीं भी रह सकता है, उस देश की नागरिकता प्राप्त। जैसे कि संघात्मक सरकार में दोहरी नागरिकता, जैसे जिस राज्य में है उस राज्य में वोट दे सकता है, उस राज्य की एक नागरिकता प्राप्त होती है। और एक भारत की नागरिकता, यानी भारत राज्य के नागरिक है और झारखंड राज्य के निवासी है, तो उस प्रकार से एकात्मक सरकार में नहीं होती। जैसे एकात्मक में आप कहीं बिहार से हैं तो भी दिल्ली में जाकर दिल्ली में रह रहे हैं, या कोई भी मतलब पूरे राज्य पूरे देश के अंदर आप नागरिकता है, आप कहीं जा सकते हैं। तो इस प्रकार है दोहरी नागरिकता है संघात्मक सरकार में, और एकात्मक सरकार में एक ही नागरिकता है, आप कहीं भी जा सकते हैं। तो ये थे दोनों में अंतर। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक।